नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कानपुर की। कानपुर में कई स्कूलों और प्रतिष्ठानों को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सनातन धर्म स्कूल और गुलमोह स्कूल के GMA वर्रा को धमकी दी गई है। द चाइल्ड स्कूल और वीरेंद्र स्वपुप स्कूल को भी धमकी मिली है। स्कूल प्रबंधन ने इस दौरान प्रशासन को इसकी सूचना दी है। ईमेल के जरिए सभी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद सभी स्कूल्स को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां कई सारे स्कूलों को बम से उड़ाने के धमकी भरे फोन कॉल्स या ईमेल्स आए हैं। इससे पहले हमने देखा था दिल्ली में भी ऐसी घटना हुई थी, लखनऊ में भी, और अब कानपुर में यही देखने को मिल रहा है। कई सारे स्कूल्स को धमकी भरे फोन कॉल्स और ईमेल्स आए हैं और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल के कुछ मैसेजेस CBSE के ग्रुप में पड़े थे कि उनके स्कूल में कुछ ऐसे आपत्तिजनक मेल आई हुई है। तो जब हमने ग्रुप में देखा तो हमने भी अपनी मेल चेक करी। शाम को वही करीब 8 बजा होगा रात का। तो जब मेल चेक करी तो हमारे स्कूल में भी ऐसी एक मेल पड़ी हुई थी। उसकी फिर हमने SO नवस्ता को सूचना दी। तो वो रात में आए थे, उनके यहाँ से 2-3 लोग आकर के स्कूल को पूरा चेक करके गए। और क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था और बच्चे हमारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, इसलिए हमने आज विद्यालय को बंद कर दिया, जिससे बच्चों में और पेरेंट्स में किसी तरीके का कोई पैनिक सीन ना। हाँ, ये इंस्ट्रक्शन है कि आने जाने वालों पे थोड़ा सा गार्ड रहते ही स्कूल में करते हैं, थोड़ा सा और सख्ती से कर रहे हैं। बाकी टीचर विद्यालय जितने हमारे शिक्षक हैं वो विद्यालय में हैं, काम कर रहे हैं। जानकारी के साथ कानपुर से मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद असलम, अगर बात की जाए, हमने देखा पहले किस तरह से दिल्ली, फिर उसके बाद अहमदाबाद, अब कानपुर के कई सारे स्कूलों में धमकी भरे ईमेल्स आए हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला कल का है और एक ही नहीं बल्कि कई स्कूलों में ये जो पूरा मामला है, आपत्तिजनक जो ईमेल है वो पहुंचे हैं। और जो पूरा मामला वो गुलमोहर स्कूल का है, जो कि नौबस्ता थाना में पड़ता है। और जो वहाँ के प्रिंसिपल है, उनके मुताबिक रात में तकरीबन 8 बजे उनके जो साइट है उस पर मेल आया था कि स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो थाना इंचार्ज है नौबस्ता, उनको सूचना दी इस पूरे मामले की। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और काफी वहां पर जांच पड़ताल भी की है। और गुलमोहर के अलावा कई ऐसे स्कूल हैं और प्रतिष्ठान हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और वहां पर लगातार जो है वो पुलिस बनी हुई है, पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और IT वालों को इस पूरे मामले में लगाया गया है कि आखिर ये मेल कहाँ से आया है और किस तरह से यहाँ पहुंचा है। मोहम्मद असलम, जिस तरह से आपने कहा कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको स्कूल से उड़ाने के जो है बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल्स आए हैं, तो क्या उन्हीं स्कूलों को अभी फिलहाल के लिए बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बंद किया गया है, या जो बाकी अन्य स्कूल है उनमें भी आज छुट्टी कर दी गई है, उन्हें भी अलर्ट पर रखा गया है? जी, जहाँ पर भी यह आपत्तिजनक और बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिन स्कूलों को, उनको फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए जो प्रिंसिपल है हमारे, उन्होंने स्कूलों को बंद करवाया है। और वहाँ पर जो लगातार पुलिस है वो बनी हुई है, जगह जगह पर जो हर कोने की जांच कर रही है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। तो हालांकि कई ऐसे भी मामले आए हैं जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने पहले इस तरीके की सूचना दी है और बाद में जानकारी हुई है कि कोई किसी की शरारत थी। अब शरारत है या किसी की साजिश है, ये जांच का विषय है। और फिलहाल इस पूरे मामले पर आला अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं और क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। मोहम्मद असलम, पुलिस की जांच इस पूरे मामले में कहां तक पहुंच पाई है? क्या किसी का नाम निकलकर सामने आया है? जैसा आपने भी कहा, IP एड्रेस जो है वो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वो ट्रेस अब तक हो पाया है? जी बिल्कुल, पुलिस ने कई टीमें इस पूरे मामले को लेकर बनाई है और इस पर जल्दी से जल्दी वर्कआउट कर लिया जाए और इसको खुलासा कर दिया जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ही नहीं बल्कि आला अधिकारी भी इस मामले को लेकर जो है काफी संजीदा है, क्योंकि स्कूलों का मामला है और तमाम जो बच्चे हैं, सैकड़ों हजारों बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले हैं। और ऐसे में इस तरह की धमकी आ जाना कहीं ना कहीं सबके जो होश उड़ाने वाला काम हुआ है। तो फिलहाल पुलिस है और जो IT है और STF है लगातार इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है, स्कूलों में पहुंच रहे हैं, जांच कर रहे हैं
और अन्य स्कूलों को भी कहा गया है कि अपने जो भी मेल है उनको चेक करें, जो उनकी वेबसाइट है, कहीं उनके स्कूल में तो नहीं है इस तरह का मेल आया है। तो ऐसे में पुलिस लगातार जो है इस मामले को लेकर संजीदा है और लगातार जांच कर रही है। हालांकि इससे पहले भी कई सारे बाकी राज्यों में ऐसे धमकी भरे ईमेल्स बाकी स्कूलों को भी मिले हैं, लेकिन वो नकली निकले। ऐसे में मोहम्मद असलम, अगर अभी की बात करें तो कानपुर में किस तरह से अलर्ट किया, बाकी स्कूलों को भी अलर्ट पर रखा गया है कल के लिए और बोला गया है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की जब गहराई तक पुलिस गई है तो इस मामले को लेकर और इन अन्य स्कूलों से भी पुलिस ने बातचीत की है। आला अधिकारियों जो जितने भी थाना क्षेत्र हैं, थाना अधिकारियों से, थाना अध्यक्षों से बातचीत की है और कहा है कि जितने भी स्कूल हैं उनको थोड़ा सा वहां पर जाकर वहां पर जांच करें और किसी भी तरह की कोई कागज या पत्री कोई वहां पर मिली हो या फिर कोई मेल आया हो उसको देखा जाए और तमाम पहलुओं को लेकर जांच की जाए कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं या फिर सिर्फ शरारत है। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है, ये जांच के बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी या फिर ये मेल किसने की है, या किसी शरारत है या फिर क्या है ये। ठीक है मोहम्मद असलम, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा से आपको बड़ी खबर बता दें, देश भर में धमाके की धमकियों के बाद अब मथुरा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बिना चेकिंग अब एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है। खुफिया तंत्र और अर्धसैनिक बल पुलिस अलर्ट मोड पर है। बगैर पास के गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बिना चेकिंग के गाड़ियों को अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देश भर में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर धमकी भरे और बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल्स या फोन कॉल्स आ रहे हैं, इसको देखते हुए अब मथुरा में भी अलर्ट है। देश भर में धमाके की धमकियों के बाद अब अलर्ट हो चुका है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा इस दौरान बढ़ा दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बिना चेकिंग एंट्री नहीं मिल रही है। खुफिया तंत्र और अर्धसैनिक बल पुलिस अलर्ट मोड पर है। बगैर पास के गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश भर में बम से उड़ाने की अलग अलग जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद अब मथुरा में भी अलर्ट है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा इस दौरान बढ़ा दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किसी को भी बिना चेकिंग के प्रवेश नहीं मिल रहा है। खुफिया तंत्र एक्टिव है, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस भी इस दौरान चप्पे चप्पे पर एक्टिव मोड पर है। तो बगैर पास के किसी भी गाड़ी को अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में अलग अलग तरह से धमाके की जो है धमकियां मिल रही हैं, इसको देखते हुए अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलर्ट पर है प्रशासन, क्या जानकारी इसको लेकर? जी आपको बता दें कि मथुरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान है, ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर है और तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और दर्शन करते हैं। उसको देखते हुए मथुरा का जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन, ये सभी लोग जो है अलर्ट मोड पे बने रहते हैं और तमाम जो देश भर में जो ईमेल द्वारा जो धमकियां मिल रही हैं उनको देखते हुए मथुरा का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों लोग जो है अलर्ट मोड पर आ गए हैं। मथुरा को पूरी तरीके से सघन चेकिंग की जा रही है मथुरा में। वैसे भी यहाँ पर आए दिन चेकिंग की जाती है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और उनकी पूरी तलाशी की जा रही है। इसी तरीके से जो वाहन उधर से जाते हैं उन वाहनों की भी जो है तलाशी की जा रही है। रिया साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो पाए। यानी मोहम्मद फारूक, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट पर इस दौरान है। खुफिया तंत्र को भी एक्टिव किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर और क्या कुछ कदम जो है उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ प्रतिदिन जो है शाम को पुलिस फ्लैग मार्च करती है
क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो एरिया है पूरा, वहाँ फ्लैग मार्च और चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी बनी रहती है। वहीं ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं प्रतिदिन दर्शन करने के लिए, वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनाती, डॉग स्क्वाड और तमाम जो है बम निरोधक दस्ते जो है लगातार सजग और सतर्क बने रहते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए कि जो धमकियां मिल रही हैं उसको देखते हुए पुलिस और जो है सतर्क हो गई है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगा दी गई हैं। हालांकि श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा पहले से ही बहुत ही चाक चौबंद है, लेकिन और खासकर बात ये भी मोहम्मद फारूक, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो मामला है ये कोर्ट में अभी है, और ऐसे में इसको लेकर सियासत एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ देश भर में अलग अलग तरह से बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल्स आ रहे हैं। क्या इसको देखकर जो है सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है? बिल्कुल रिया, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर खुद एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार पैदल गश्त करते हैं, यानी पैदल फ्लैग मार्च करते हैं और देखते हैं पूरी जन्मभूमि की सुरक्षा को पूरी तरीके से देखते हैं कि कहीं कोई चूक ना हो। उसको देखते हुए तमाम अलर्ट मोड पर पूरे जनपद को रखा हुआ है। मथुरा में प्रतिदिन जो है कलेक्ट्रेट की कचहरी जो होती है वहाँ की चेकिंग हो रही है, रेलवे स्टेशन की लगातार चेकिंग होती है। यहाँ 2 रेलवे स्टेशन है, एक मथुरा जंक्शन और एक मथुरा कैंट, दोनों की लगातार पुलिस और प्रशासन चेकिंग करता है। तमाम डॉग स्क्वाड को लेकर चेकिंग की जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। उसको देखते हुए पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर तो रहती है, लेकिन अब और सुरक्षा चाक चौबंद मथुरा की कर दी गई है। रिया, ठीक है मोहम्मद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर प्रयागराज से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में इस मामले से जुड़े 18 मुकदमों को लेकर आज सुनवाई हो रही है। लगातार सुनवाई में हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई चल रही है। इस दौरान जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट 18 अलग अलग मामलों की एक साथ सुनवाई कर रहा है। लगातार सुनवाई में हिंदू पक्ष द्वारा अपनी दलीलें रखी जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें 18 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 याचिकाओं को एक साथ मिलकर सुन रहा है। सुनवाई चल रही है। याचिकाएं सुनने योग्य हैं या नहीं, पहले इस पर अभी सुनवाई चल रही है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से अलग अलग तरह से दलीलें रखी जा रही है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई जारी है। शोएब रिजवी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्योंकि शाही ईदगाह का और श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये जो विवाद है, इसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर, कितनी देर और ये सुनवाई चलेगी? फिलहाल आज इस मामले पर आफ्टर लंच सुनवाई होना था और अब इस मामले में सुनवाई की जाएगी और उसके बाद तय हो पाएगा कि ये पूरी सुनवाई हो पाती है, क्योंकि पिछली तारीखों पर भी इस तरह से सुनवाई की गई थी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने इससे पहले अपनी दलीलें रखी थी। आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है। अब से कुछ देर बाद सुनवाई आफ्टर लंच सुनवाई होनी है। उसके बाद जब सुनवाई होगी तो ये बहस कहाँ तक जाती है, दोनों पक्ष अपनी बात पूरी अगर कर देते हैं, उसके बाद कोर्ट आगे क्या निर्णय करता है इसका करना पड़ेगा। कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित करता है, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। लेकिन अभी चूंकि प्रक्रिया चल रही है, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि तारीख जो तारीखों पर सुनवाई हुई, उसके हिसाब से आज कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष बची हुई बहस है वो पूरी होगी। उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। तो फिलहाल शोएब, जिस तरह से आपने कहा भी मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा, क्या माना जाए, क्या आज ही सुनवाई पूरी हो जाएगी, अगली तारीख का जो है इंतजार करना पड़ेगा?
देखिए डिपेंड करता है मुस्लिम पक्ष क्या शब्द रखता है, किस तरह की दलीलें पेश करता है। उसके बाद कोर्ट अगर उचित समझेगा तो हो सकता है कि ऐसी कोई चीज करके जिसमें हिंदू पक्ष का भी जवाब आना जरूरी हो, तो फिर हो सकता है कि हिंदू पक्ष को भी मौका दिया जाए। इसलिए अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोर्ट की जो बहस है या वो है उस पर अभी कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादातर तारीखों पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अलग दलीलें रखी गई। खास करके क्या आज भी इस मामले में अपनी बातें रखी जा रही हैं, और अगर ये बहस पूरी हो जाएगी तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि कोर्ट फिर इस पर जल्द अपना निर्णय सुनाए या फैसला सुरक्षित कर सकता है। शोएब, क्योंकि 18 याचिकाओं को आज एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है सुन रहा है और कोशिश यही है कि ये याचिकाएं सुनने योग्य है या नहीं, इसको लेकर सुनवाई चल रही है। क्या माना जाए, मुस्लिम पक्ष कुछ देर में अपनी दलीलें रख सकता है, तो क्या कुछ दलीलें पेश की जा सकती है मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज? देखिए मुस्लिम पक्ष की ज्यादातर जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं वर्शिप एक्ट को लेकर के है और लिमिटेशन एक्ट को लेकर के है। उसी को लेकर के वो अपने दावे रख रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष के विरोध में अपनी बातें रख रहा है, तो वही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर जो 18 याचिकाएं हैं उसको बिंदुवार अलग अलग सुन रहा है। आज पर फोकस रहेगा, कहीं ना कहीं लिमिटेशन है या वर्शिप एक्ट को लेकर के रहेगा। और इस पूरी याचिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई जो इसी बात को लेकर की है कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं है, इस पर सुनवाई हो सकती है नहीं हो सकती है, इसको लेकर के है। और इसी पर दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा रही है। और आज भी मुस्लिम पक्ष अपना, क्योंकि हिंदू पक्ष में जो बहस रखी है उसके बाद मुस्लिम पक्ष भी अपनी बातें रख रहा है, उसके बाद ही ये बहुत चीजें साफ हो पाएंगी। शोएब, क्या माना जाए, अगर आज सुनवाई पूरी हो जाती है तो क्या फैसला जल्द जो है संभव हो सकता है? देखिए अभी जो जिस तरह की चीजें हैं उससे ये लग रहा है कि जिस तरह से बहस हुई है, कई तारीखों पर बहस हुई, तो उम्मीद ये जाती है कि हो सकता है कि कोर्ट कुछ समय ले और उसके बाद फैसला सुनाए, तो वो फैसला सुरक्षित भी हो सकता है। और अगर आज बहस पूरी नहीं होती तो ये बहस कंटिन्यू हो सकती है और अगली तारीख पर भी इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन ये अभी कह पाना उचित नहीं होगा क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें अभी किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बहस हुई है, कई तारीखें हुई है, ये उम्मीद की जा रही है कि आज हो सकता है मुस्लिम पक्ष अपनी बातें पूरी रख दे और ऐसे में कोर्ट इस मामले को सुरक्षित कर सकता है। ठीक है शोएब, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं रायबरेली दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे लाभ लश्कर के साथ आधी रात जिला अस्पताल पहुंची, जहां वो सीधे हड्डी के वार्ड में पहुंची और एक शख्स भर्ती था जिसका उन्होंने हालचाल जाना। दरअसल लालगंज में राहुल गांधी की सभा के दौरान ये शख्स घायल हो गया था, जिसकी जानकारी लगते ही प्रियंका गांधी वाड्रा अस्पताल पहुंची और उसका हालचाल जाना और परिवार को ढांढस भी बंधवाया, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो अमेठी से एक खबर है, जहां माफी चाहूंगी रायबरेली से खबर है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा देर रात अस्पताल पहुंची और एक शख्स का उन्होंने हालचाल जाना। ये शख्स जो है राहुल गांधी की जनसभा के दौरान घायल हो गया था, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अनोखे अंदाज में अस्पताल पहुंची। उसके बाद जो घायल शख्स है उसका हालचाल जाना और परिवार को ढांढस भी बंधाया, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरह से रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा मौके पर डटी हुई है, इस बीच अचानक वो देर रात अस्पताल में पहुंची, राहुल गांधी की जनसभा के दौरान जो शख्स घायल हुआ था उसका हालचाल उन्होंने जाना, इसको लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि नामांकन के बाद से ही प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली के जिले में गेस्ट हाउस में छुपी हुई
और वहां पर चाहे अमेठी के जो यहाँ के अमेठी लोकसभा है और रायबरेली दोनों लोकसभा पर वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि देर रात वो जिला अस्पताल में अचानक पहुंची और जो लालगंज में एक जनसभा हुई थी, उसी जनसभा में जालिमा नाई के नाम से व्यक्ति था, वो घायल हो गया था। तो उसी को देखने और हालचाल लेने के लिए जिला अस्पताल में पहुंची तो वहाँ हड़कंप का माहौल देखने को मिला। जब डॉक्टरों की पूरी टीम पहुंच गई, उनके पहुंचते ही हालांकि प्रियंका गांधी ने सीधे जालिमा जो घायल है उसके पेट के सामने पहुंची और उसका हालचाल पूछा और परिजनों को हर मदद करने का उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो रायबरेली की राजनीति है वो अलग फैसले पे चली जा रही है, दोनों पार्टी अलग अलग फैसले की राजनीति करे। लेकिन जब से राहुल गांधी ने नामांकन किया है, देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लगातार अपने बिल्कुल राजू, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, दोनों ही रायबरेली में डटे हुए हैं। राहुल गांधी भी बीते दिनों अनोखे अंदाज में दिखे जब अपनी दाढ़ी सेट करवाते हुए वो उनकी फोटोज भी वायरल हो रही थी। प्रियंका गांधी को देखे तो अस्पताल पहुंची, घायल शख्स का हालचाल जाना, जिस तरह से जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है वो देखना होगा कि वक्त में इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जानकारी के लिए। वहीं अमेठी में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देती हूं कि एक चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और अपनी नीतियों पर लड़कर दिखाए। एक बार जरा जनता को बताए कि इस देश के गरीब के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए आखिर क्या कुछ किया है। वो नहीं बता सकते क्योंकि कुछ किया ही नहीं। देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर है, एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच में जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ, हिंदू जागरूक हो जाओ और मुसलमान भी जागरूक हो जाओ, सब जागरूक हो जाओ। इस देश की जनता हो, समझ लो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन भगवान के नाम पर काम नहीं हो रहा है। जानकारी के साथ अमेठी से संजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार प्रचार प्रसार की कमान उन्होंने अपने हाथों में संभाल रखी है, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, इस दौरान अमेठी में जनसभा की और जमकर पीएम मोदी को घेरा। संजय, कहीं ना कहीं एक तरफ जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो अमेठी है, जो अमेठी सीट है वो कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है और सबसे चर्चित और हार्ड सीट मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो केएल शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाई है अपना, उसके प्रचार में प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची थी, जहां पर उनकी आधा दर्जन से अधिक जनसभाएं थी। और जनसभाओं में वो लगातार जो भावुकता थी गांधी खानदान से, वो याद दिलाया गांधी परिवार का जो पुराना नाता है। और जहां पर उन्होंने लोगों से यह बताया कि जो भी विकास अमेठी में हुआ है वो गांधी खानदान ने किया है। और गांधी खानदान का जो पुराना नाता है यहाँ से है, चाहे वो संजय गांधी की बात करें, चाहे वो राजीव गांधी की बात करें, चाहे सोनिया गांधी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो है वो लगातार लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी, लोगों से अपने पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच जब वो जनसभा में, जहां पर उन्होंने तीखा हमला मोदी पर बोलते हुए कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो राम है, भगवान राम है, उनके नाम पर जो वोट मांगा जा रहा है और कहीं ना कहीं राम के नाम पर विकास नहीं किया जा रहा है। तो देखना ये होगा
कि दोनों पार्टियां जो अमेठी में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो जो इनका दिग्गज जमावड़ा है, कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और कहीं ना कहीं संजय केएल शर्मा, जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा अमेठी से प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है, जिस दिन उन्होंने पर्चा भरा था उसी दिन प्रियंका गांधी ने अमेठी की जनता से वादा किया था कि अब मैं यहां डटी रहूंगी, और वही वादा पूरा करते हुए वो दिख भी रही है, नुक्कड़ सभाएं कर रही है, प्रचार प्रसार जमकर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।